सभी को नमस्ते। आज हम राजस्थान में भू राजस्व व्यवस्था यानी जो रियासतकालीन राजस्थान था उसमें भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी उसका अध्ययन करेंगे। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ने से पहले हमें भू राजस्व व्यवस्था का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि किसान आंदोलन है उसका मूल कारण भू राजस्व व्यवस्था से असंतोष था। अत्यधिक भू राजस्व और साथ साथ भू राजस्व के अतिरिक्त जो अन्य कर लिए जाते थे, जिनको हम सामान्य भाषा में लागबाग कहते थे, लागतें कहते थे, वो भी किसान आंदोलन का कारण था। तो आज हम भू राजस्व व्यवस्था और लागबाग का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम फिर से अनुरोध कर रहा हूं, बहुत टफ टॉपिक है, बहुत सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। आपसे अनुरोध है चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी बहुत महत्वपूर्ण क्लासें मिलेगी आपको, और जहां जहां टफ टफ टॉपिक है उनको बहुत सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे राजस्थान में भू राजस्व व्यवस्था, रियासतकालीन राजस्थान में भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। देखो, भू राजस्व व्यवस्था देखने से पहले भू राजस्व किससे लिया जाता था? भूमि से लिया जाता था। तो हम भूमि के प्रकार भी देखेंगे। तो सामान्यतः देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर भूमि के दो प्रकार थे। ठीक है, भूमि के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि के कितने प्रकार थे? दो प्रकार थे। कौन कौन से? तो खालसा भूमि और जागीर भूमि। कौन कौन सी भूमि? खालसा भूमि और जागीर भूमि। ठीक है, देखो, खालसा भूमि क्या थी? सीधे राज्य या शासक के नियंत्रण वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। किसका नियंत्रण? सीधे राज्य या शासक का नियंत्रण होता था खालसा भूमि पर। और खालसा भूमि के प्रबंधन का जिम्मा केंद्रीय दीवान के हाथों में होता था। केंद्रीय दीवान हर गांव में तो जा नहीं सकता था, खालसा गांव जो होता था वहां। दूसरी चीज, जो अच्छे उपजाऊ जमीन वाले गांव थे उन्हें खालसा भूमि में रखा जाता था, और उन गांवों में राजस्व वसूली और फसलों की देखरेख का जिम्मा एक अधिकारी के हाथों में होता था। वो अधिकारी हवालदार होता था, वो भी हम अभी देखेंगे। दूसरी होती है जागीर भूमि। कौन सी भूमि होती है? जागीर भूमि। जागीर भूमि के भी कुछ प्रकार है, जैसे सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, भोम जागीर और शासन जागीर। ये मुख्य प्रकार है। तो देखते हैं हम खालसा भूमि। कौन सी भूमि? खालसा भूमि। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जागीर भूमि, खालसा भूमि और जागीर भूमि। देखो, खालसा भूमि फिर से बोल देता हूं, सीधे राज्य या शासक के नियंत्रण वाली भूमि। सामान्यतः अच्छे उपजाऊ गांवों को खालसा भूमि में रखा जाता था, और खालसा भूमि जो होती थी उसके प्रबंधन का जिम्मा केंद्रीय दीवान होता था। खालसा गांवों में फसलों की देखरेख और राजस्व वसूली का जिम्मा हवालदार नामक अधिकारी के हाथों में होता था। ठीक है, लिख लेते हैं। सीधे राज्य या शासक के नियंत्रण वाली भूमि। ठीक है, नेक्स्ट, इसका प्रबंधन किसके हाथों में होता था? केंद्रीय दीवान के हाथों में। लिखते राजा
उपजाऊ उपजाऊ भूमि वाले गांवों को खालसा भूमि में रखता था, या खालसा गांव हो जाते थे वो। ठीक है। और खालसा भूमि के प्रबंधन का जिम्मा किसका होता था? दीवान का होता था। और हवलदार खालसा गांवों से राजस्व वसूली खालसा गांवों से राजस्व वसूली व फसलों की देखरेख, उन गांवों में फसलों की देखरेख करने का कार्य हवलदार नामक अधिकारी करता था। ठीक है। नेक्स्ट, जागीर भूमि। देखो, जागीर भूमि में पहली सामंत जागीर। कौन सी जागीर? सामंत जागीर। इसको भी एक एक करके हम देखेंगे। दूसरा, हुकूमत जागीर। कौन सी जागीर? हुकूमत जागीर। तीसरी, भौम जागीर। भौम जागीर। और चौथी, शासन जागीर। ठीक है, ये चारों क्या है ये भी हम देख लेते हैं। देखो, सामंत जागीर की बात करते हैं। राजा अपने भाई बंधुओं एवं निकटतम रिश्तेदारों को जो भूमि देता था, जो भूमि जागीर के रूप में देता था, वो कहलाती थी सामंत जागीर। सामंत जागीर वंशानुगत होती थी। विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप ही इन्हें छीना जाता था या बेदखल किया जाता था, बाकी वंशानुगत होती थी। ये चीज ध्यान में रखनी है। अपवाद स्वरूप ही कभी किसी सामंत को बेदखल किया जाता था, बाकी ये सामान्यतः कैसी होती थी? वंशानुगत होती थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हुकूमत जागीर। क्या बात करते हैं? हुकूमत जागीर। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी होते थे उनके लिए मुत्सद्दी शब्द का प्रयोग मिलता है। कौन से शब्द का? मुत्सद्दी शब्द का प्रयोग मिलता है। मुत्सद्दी शब्द का प्रयोग मिलता है। तो मुत्सद्दियों अर्थात अधिकारियों को वेतन के बदले जो जागीर प्रदान की जाती थी वो हुकूमत जागीर थी। और इस जागीर से अधिकारी को या मुत्सद्दी को बेदखल किया जाता था। यह किसी भी सूरत में वंशानुगत नहीं होती थी। सामान्यतः यह वंशानुगत नहीं होती थी हुकूमत जागीर। इसे राजा वापस ले लेता था क्योंकि ये वेतन के बदले थी। आप सेवा में हो तो ये जागीर आपकी है, सेवा से निकले जागीर आपकी नहीं है। नेक्स्ट, भोज जागीर। राज्य की सेवा के बदले जो बलिदान देते थे उन भूमियों को, उनके परिवारों को भोज जागीर प्रदान की जाती थी। यह कर मुक्त होती थी। सामंत जागीर में सामंत क्या करता था? प्रतिवर्ष राजा को टैक्स भेजता था। भोज जागीर लगान से मुक्त होती थी। सामान्यतः भोज जागीर वंशानुगत होती थी, लेकिन कहीं कहीं स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि यह इससे राजा बेदखल भी कर सकता था। तो यह ध्यान रखना इसमें कि भोज जागीर है वह वंशानुगत भी हो सकती थी, गैर वंशानुगत भी हो सकती थी।
दोनों बातें ध्यान में रखनी है, इतना डीप में न जाओ तो भी चलेगा, आपको ये रखना है राज्य की सेवा के बदले जो भूमि राज्य की सेवा करते हुए बलिदान देने पर भूमि सैनिकों को उनके परिवारों को प्रदान की जाती थी, वो भोम जागीर कहलाती थी। इससे लगान नहीं लिया जाता था, इतना जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं शासन जागीर। कौन सी जागीर? शासन जागीर। शासन जागीर में क्या ध्यान रखना है? तो देखो, शासन जागीर है उसमें ध्यान रखना है धार्मिक स्थल हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मठ हो, चाहे मस्जिद हो, तो धार्मिक स्थलों, चारण कवियों तथा ब्राह्मणों को दी गई भूमि शासन जागीर में आती थी और शासन जागीर भी लगान मुक्त होती थी। शासन जागीर को ही माफी जागीर भी कहा गया है। ये भी लगान मुक्त है, ये भी लगान मुक्त है। इसी को क्या कहा गया है? माफी जागीर। एक शब्द और बताता हूं आपको, जूनी जागीर। क्या बताता हूं? जूनी जागीर। मैंने आपको कहा है सामंत जागीर है वो सामान्यतः क्या होता था? वंशानुगत होती थी। कभी कभी विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप जागीरदार को जागीर से बेदखल कर दिया जाता था। मान लो किसी जागीरदार के पास इतनी बड़ी जागीर है, राजा से संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए, राजा ने जागीरदार को जागीर से बेदखल कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको इतनी सी भूमि उसके गुजारे के लिए दे दी कि इतनी अपने पास रखो, बाकी आपकी जागीर में वापस लेता हूं। तो ये जो इतनी उसके पास रखी वो कहलाएगी जूनी जागीर। क्या कहलाएगी? जूनी जागीर। तो ये जूनी जागीर क्या है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सामंत से विशेष परिस्थिति में जब जागीर वापस छीन ली जाती थी तो उसका कुछ हिस्सा उसके पालन पोषण के लिए उसके पास रखा जाता था, उसे जूनी जागीर कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये क्या है, मैंने लिख दिया है। सामंत जागीर राजा द्वारा अपने भाई, बंधुओं व निकटतम रिश्तेदारों को प्रदत्त भूमि। इस पर वंशानुगत अधिकार होता था। ये राजा को वार्षिक कर देते थे। ठीक है। नेक्स्ट, हुकूमत जागीर। राजा द्वारा अधिकारियों मुत्सद्दियों को वेतन के बदले दी गई जागीर हुकूमत जागीर थी। राजा इसे वापस ले सकता था। ये वंशानुगत नहीं होती थी। भोम जागीर राज्य की सेवा करते हुए बलिदान देने वाले सैनिकों को प्रदत्त भूमि। यह वंशानुगत या गैर वंशानुगत हो सकती थी, डिपेंड राजा और भूमियों के परिवारों के संबंध पर करता था। अच्छे संबंध हो गए तो वो रिन्यू कर देते थे कि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण भी होता था, राजा के साथ संबंधों पर निर्भर है। शासन जागीर। राजा द्वारा धार्मिक स्थलों को, चारण कवियों, ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि। ठीक है, और यह कर मुक्त होती थी। ये चार मैंने आपको प्रकार बता दिए हैं। भूमि या जागीर के कुछ अन्य प्रकार भी हम देखेंगे, खास करके भूमि के अन्य प्रकार हम देखते हैं। देखो, पीवल भूमि, बारानी भूमि, चारागाह भूमि और सातिया भूमि। बिजोरिया किसान आंदोलन हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बिजोरिया किसान आंदोलन है उसमें 1926 में लगान में वृद्धि होती है। पीवल भूमि पर भी लगान में वृद्धि होती है, बारानी भूमि में भी लगान में वृद्धि हो जाती है। तो इसकी अपेक्षा बारानी भूमि में है वो लगान में ज्यादा वृद्धि की जाती है। तो विजय सिंह पथिक है वो किसानों को सलाह देते हैं, क्योंकि किसान उनके पास जाते हैं। विजय सिंह पथिक कहते हैं कि अगर आपको बारानी भूमि में टैक्स ज्यादा लग रहा है, आप बारानी भूमि को छोड़ दीजिए। रामनारायण चौधरी कहते हैं कि यह फैसला सही नहीं होगा। किसान यदि बारानी भूमि को छोड़ देंगे, अन्य जो किसान या महाजन है वो इसे खरीद लेंगे। किसानों ने पथिक की सलाह को माना, जमीनें छोड़ दी। हुआ वही जो रामनारायण चौधरी ने सोचा था। अन्य महाजनों, जो बड़े महाजन थे उन्होंने, और जो अन्य किसान थे उन्होंने जमीन को खरीद लिया। ठीक है। अब इसके बाद विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी में मतभेद पैदा हो जाते हैं। विजय सिंह पथिक पर दोषारोपण किया जाता है। इस वजह से विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं पीवल भूमि क्या है। ऐसी भूमि जिस पर तालाबों, कुओं या बावड़ियों के माध्यम से सिंचाई होती थी।
महारानी भूमि वर्षा जल पर भी निर्भर थी, लेकिन इस भूमि में वर्षा जल से इतनी नमी आ जाती थी कि बिना सिंचाई के भी 2-3 फसलें आराम से हो जाती थी। वागड़ी में हम इसको कहते हैं हिरनी भूमि। कौन सी? हिरनी पाके यू कहते हैं अपन। ऐसी जमीन जिसमें नमी इतनी होती है कि बिना सिंचाई के भी अच्छी खेती हो जाती है, वर्षा के पानी से ही इसमें इतनी नमी आ जाती है। ठीक है, तो पीवल भूमि जिसमें कुओं, बावड़ियों, तालाबों से सिंचाई होती थी। ये भूमि क्या कहलाएगी? पीवल भूमि। बिना कृत्रिम सिंचाई के भी कृषि होती थी, या वर्षा जल से सिंचित, यानी बाद में अलग से सिंचाई की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। चारागाह या चरणोत भूमि सामान्य है पशुओं की चराई के लिए जो भूमि आरक्षित होती थी वो चारागाह या चरणोत भूमि। पसातिया भूमि बहुत इजी है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। पसातिया भूमि राज्य या जागीर की सेवा के बदले राजा या जागीरदार द्वारा किसी व्यक्ति को जो भूमि प्रदान की जाती थी वो पसातिया भूमि है। ये कर मुक्त होती थी। तो लिख देता हूं, राज्य राज्य की जगह राजा कर दो। राजा पब्लिक जागीरदार। ठीक है, राजा पब्लिक जागीरदार द्वारा राजकीय सेवा के बदले राजकीय सेवा के बदले किसी व्यक्ति को प्रदत्त भूमि। ठीक है, यह क्या होती थी? कर मुक्त, यानी इस पर लगान नहीं लिया जाता था। कर मुक्त ऑब्लिक लगान मुक्त, खास करके ज्यादा अच्छा लगान मुक्त, भू राजस्व इससे नहीं लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। रेख की बात करते हैं। देखो, रेख है वो राजा द्वारा सामंतों जागीरदारों से लिया जाने वाला राजकीय कर था। ये परफेक्ट है। देखते हैं हम क्या है, तो मुगल जो परंपरा थी उसके अनुसार देखा जाए तो रेख सामंत की जागीर की वार्षिक उपज की अनुमान, सामंत की जागीर की वार्षिक उपज का अनुमान ही क्या है? रेख है। ठीक है, मुगल परंपरा अनुसार, मुगल परंपरा अनुसार मुगल परंपरा अनुसार सामंत पब्लिक जागीर, सामंत की जागीर कर दो, ज्यादा सही रहेगा। सामंत की जागीर की वार्षिक उपज का अनुमान, क्योंकि उसी के आधार पर टैक्स का निर्धारण होता था, का अनुमान क्या कहलाता था? रेख कहलाता था। ठीक है, राजा सामंतों जागीरदारों से रेख वसूलता था।
रेख के आधार पर ही सामंत की स्थिति, सैनिक सेवा, उत्तराधिकार शुल्क आदि का निर्धारण होता था। ठीक है, रेख के आधार पर ही सामंत की स्थिति, सैनिक सेवा, उत्तराधिकार शुल्क, न्योता शुल्क आदि का निर्धारण होता था। आगे देखते हैं। मारवाड़ जो है, मारवाड़ में रेख के दो रूप मिलते हैं। ठीक है, एक तो पट्टा रेख और दूसरा कौन सा, पट्टा रेख और भरतू रेख। कौन सी रेख, भरतू रेख। तो पहले अपन देखते हैं पट्टा रेख। ठीक है, राजा जब जागीरदार को जागीर का पट्टा देता था तो उसमें जागीर की वार्षिक अनुमानित आय का लेखा होता था। तो जो वार्षिक अनुमानित आय है वो पट्टा रेख है, और राजा वास्तव में राजा को जागीरदार वास्तव में जागीरदार राजा के राजकोष में जो कर जमा करवाता था, जो रेख जमा करवाता था, वो भरतू रेख है। ये अनुमानित है, ये वास्तविक जमा है। अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सी रेख हो गई है, भरतू रेख। ठीक है, देखो लिख लेते हैं। राजा द्वारा प्रदत्त जागीर के पट्टे में, राजा द्वारा प्रदत्त जागीर के पट्टे में, राजा द्वारा प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लेखित अनुमानित वार्षिक आय, उल्लेखित अनुमानित वार्षिक आय, वार्षिक आय क्या है, पट्टा रेख है। यहाँ अनुमानित याद रखना है, यहाँ वास्तविक शब्द याद रखना है, जो वास्तव में जमा करवाता था। वह रकम जो जागीरदार, जागीरदार बोलो सामंत, जागीरदार या सामंत वास्तविक रूप में, वास्तविक रूप में राजकोष में जमा करवाता था, राजकोष में जमा करवाता था, वो क्या कहलाती थी, भरतू रेख कहलाती थी। इसका पट्टे में जिक्र होता था, जरूरी नहीं है पट्टे में जिक्र हो उतना ही उत्पादन हो, कभी कम होता था कभी ज्यादा होता था। उस आधार पर जो जागीरदार है वो रेख जमा करवा देता था। तो जो अनुमानित है वो पट्टा रेख है, जो वास्तव में जमा करवाता था राजकोष में वो भरतू रेख है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। लाटा और कुंता, देखो भू राजस्व निर्धारण की विधियां देखते हैं हम। तो भू राजस्व निर्धारण में पहले तो सामान्य प्रश्न आता है, लाटा एवं कुंता क्या है। तो लाटा और कुंता भू राजस्व निर्धारण की विधियां है। गल्ला बख्शी, दानाबंदी, बटाई या भाओली क्या है, तो ये भी क्या है, भू राजस्व निर्धारण की विधियां है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वित्त की भांच क्या है, तो बीकानेर में प्रचलित भू राजस्व निर्धारण की विधि है। इसमें गांवों में घर या गोश्त की गिनती करके भू राजस्व का निर्धारण कर दिया जाता था। भूत की भांच कहां पर, बीकानेर में गांव में घर या गोश्त की गिनती करके भू राजस्व का निर्धारण। अब देखते हैं लाटा क्या है और क्या है। क्या होता था, खड़ी फसल को देखकर, खड़ी फसल को देखकर वो राजस्व का निर्धारण। यहाँ फसल कटने के बाद, फसल कटने के बाद वो राजस्व का निर्धारण। ठीक, फसल कटी, कुंता में क्या, तो
खड़ी फसल को देखकर भू राजस्व का निर्धारण। लाटा में क्या, फसल कटने के बाद भू राजस्व का निर्धारण। फसल कटी, खलिहान में लाए, अनाज भूसी को अलग कर दिया, अनाज का ढेर लगा, उसे या तो तोल कर या फिक्स माप होता था उससे माप करके रस्सी से भी ढेर को नापा जाता था, ऐसा भी जिक्र मिलता है। तो उसके बाद भू राजस्व का निर्धारण। देखो ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, खड़ी फसल को देखकर फसल भू राजस्व का निर्धारण कुंता और फसल कटने के बाद भू राजस्व का निर्धारण लाटा। बटाई विधि, दाना बख्ती, गल्ला बख्शी, भावली, ये 3 प्रकार की होती थी। मुगल काल, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, उन्होंने मुगल काल में पढ़ा होगा। खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ये भावोली क्या है ये पूछा जा सकता है, अलग ही शब्द है। ये भू राजस्व निर्धारण की विधि है, अच्छे से ध्यान रखना है। खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, ठीक है। ये सामान्य ज्यादा प्रचलित थी ये वाली विधि। खेत बटाई में क्या होता था, खड़ी फसल को देखकर भू राजस्व का निर्धारण। किसको देखकर, खड़ी फसल को देखकर भू राजस्व का निर्धारण। खड़ी फसल को देखकर भू राजस्व का निर्धारण। यहाँ फसल कटने के बाद भू राजस्व का निर्धारण। और रास बटाई में क्या होता था, भूसा व अनाज, भूसा व अनाज अलग होने के बाद, अलग, भूसा व अनाज को अलग करने के बाद भू राजस्व का निर्धारण क्या कहलाता था, रास बटाई। अच्छे से याद रखना। खेत बटाई में खेत में ही खड़ी फसल को देखकर, लंक बटाई में फसल को काटने के बाद भू राजस्व का निर्धारण, रास बटाई में भूसा और अनाज है वो अलग हो जाए उसके बाद भू राजस्व का निर्धारण। भित्त की भांज देख लेते हैं। बीकानेर रियासत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित क्या होता था, गांव के घरों या गुजारियों की गिनती कर भू राजस्व का निर्धारण। भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का निर्धारण, ठीक है। ये क्या होता था, तो ये होता था भित्त की भांज, ठीक है। और ध्यान रखना चाहूंगा आपको, देखो आगे हम थोड़ा सा और हिस्सा भी देखेंगे। यहाँ लैपटॉप की बैटरी एंड हो उससे पहले हम चार्ज पे रख दें, वरना सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो बड़े सही जगह टाइम पर देखा है। प्लग हुआ या नहीं हुआ, हाँ हो गया है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। हाँ, घुघरी क्या था, घुघरी जब प्रति खेत या प्रति कुल उपज की एक निश्चित मात्रा लगान के रूप में निर्धारित कर दी जाती थी तो उसे घुघरी कहा जाता था। प्रति खेत, प्रति कुआ, यहाँ घुघरी के लिए प्रति खेत प्रति कुआ शब्द याद रखना है। उपज की एक निश्चित मात्रा लगान के रूप में निर्धारित कर दी जाती थी तो उसे क्या कहा जाता था, घुघरी कहा जाता था। अब भू राजस्व की वसूली कैसे होती थी, तो भू राजस्व की वसूली नकद भी होती थी और अनाज के रूप में भी होती थी। जब नगद में भू राजस्व की वसूली होती थी तो उसे क्या कहा जाता था, उसके लिए अलग अलग शब्द मिलते हैं। हासिल शब्द भी मिलता है, ठीक है। बिगोड़ी शब्द का भी उपयोग मिलता है, बिगोड़ी, बिघोड़ी शब्द का उपयोग भी मिलता है। और देखो बिघोड़ी बिगोड़ी दोनों शब्द मिलते हैं वैसे। और इसी के लिए हिरण्यकर शब्द का भी प्रयोग मिलता है, ठीक है। जब लगान नगद के रूप में वसूल किया जाता था
तब जब लगान अनाज के रूप में वसूल किया जाता था तो इसे सबसे उपयुक्त शब्द भाग कहा जाता था। उसके अलावा इसके लिए उद्रंग शब्द का भी प्रयोग मिलता है। ज्यादा उपयुक्त भाग है, ठीक है। सबसे उपयुक्त इनमें कौन सा है? भाग है। और तीसरा शब्द मिलता है भोग। देखो भोग में अनाज के साथ फल फूल भी शामिल होते थे। अनाज प्लस फल फूल भी शामिल होते थे, इसमें अनाज ही शामिल होता था। तो सबसे उपयुक्त भाग है। सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनाज के रूप में वसूली को भाग कहा जाता था। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, भाग ऑप्शन में नहीं आए तो भोग भी कर सकते हैं अपन, उद्रंग भी कर सकते हैं। सबसे उपयुक्त है भाग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे अगला बिंदु, लाग बाग। किसान आंदोलन के कारण अगर हम देखते हैं तो कारणों में एक कारण है अत्यधिक लाग बाग। अब देखते हैं अत्यधिक लाग बाग कैसे, क्या है लाग, पहले तो ये देख लेते हैं। लाग का अर्थ होता है लागते। क्या होता है? लागते। लागते क्या है? तो भू राजस्व के अलावा, भू राजस्व के अलावा जो नियमित अथवा अनियमित कर लिए जाते थे वो लागतें कहलाती थी। भू राजस्व के अलावा, बहुत अच्छे से याद रखना है, भू राजस्व के अतिरिक्त अन्य नियमित अथवा अनियमित कर क्या कहलाते थे? लाग या लागतें कहलाती थी, ठीक है। और देखते हैं बाग क्या है। तो बाग की बात करें तो शाब्दिक अर्थ है बेगार। क्या है? बेगार। लाग का शाब्दिक अर्थ लागत है, बाग का शाब्दिक अर्थ बेगार। क्या है बेगार? बिना पारिश्रमिक दिए, बिना पारिश्रमिक, बिना पारिश्रमिक दिए कार्य करवाना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। देखो अब बात करते हैं आगे, देखो लाग की बात करते हैं तो सर्वाधिक लागे, लाग सर्वाधिक लागे कहां ली जाती थी? मारवाड़ में। कहा? मारवाड़ में। सर्वाधिक लागे कहा? मारवाड़ में। कितने प्रकार की? 123 प्रकार की लागे ली जाती थी। कहा? मारवाड़ में 123 प्रकार की, 123 प्रकार की लागे। अब देखते हैं बिजोलिया में बात करते हैं। तो देखो बिजोलिया में जब किसान आंदोलन शुरू होता है, बिजोलिया में राव कृष्ण सिंह के समय, राव कृष्ण सिंह के समय, के समय 84 प्रकार की लाग, बाद में कम भी होती है बढ़ती भी है, 84 प्रकार की लागे ली जाती थी, ठीक है। आपको पता हो तो हॉलैंड, ओगलवी, प्रभाष चंद्र, है ना, उनका एक आयोग गठित होता है। उस वक्त 35 लागे समाप्त कर दी जाती है। कितनी? 35 लागे समाप्त कर दी जाती है 1922 में बिजोलिया में, ठीक है। तो पूरे बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 84 प्रकार की लागे रही, तो यह बात सही नहीं होगी, ठीक है। कम भी की गई थी। 1922 में 35 लागे कम की गई थी, 1923 में राव है वो मुकर गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ये चीजें हो गई। अब हम आगे देखेंगे लाग बाग के कुछ उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे? लाग बाग के कुछ उदाहरण या लागों के कुछ उदाहरण देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो लागों के उदाहरण देखें हम तो सबसे पहले चौवरी लाग। देखो चौवरी में याद रखना है आपको, केवल इतना लिखवा दिया जाए कि कन्या के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर चौवरी लाग कहलाता था। और परीक्षा में प्रश्न आया चौवरी था ए,
जागीरदार की कन्या के विवाह पर लिया जाने वाला कर, बी। किसान की कन्या के विवाह पर लिया जाने वाला कर, ठीक है, सी आ जाए किसान एवं जागीरदार दोनों की कन्या के विवाह पर के अवसर पर लिया जाने वाला कर, और डी आ जाए इनमें से कोई नहीं। याद रखना है, किसान की कन्या के विवाह के अवसर पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर, तो किसके विवाह के अवसर पर? किसान की कन्या के विवाह के अवसर पर लिया जाता था चौरी कर। किसान की कन्या के अवसर पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर, अवसर पर किसान से जागीरदार द्वारा ली जाने वाली लाग या कर, ली जाने वाली लाग। बिजोलिया में चौरी कर किसने लगाया? बिजोलिया में चौरी किसने लगाया? 1903 में। कब? 1903 में। किसने? राव कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने। कितना लगाया? अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत। आरपी व्यास, राम प्रसाद व्यास कहते हैं 13 रुपया। सक्सेना साहब इनका समर्थन करते हैं, ठीक है, शंकर साहेब सक्सेना इसका समर्थन करते हैं। प्रमोद के अनुसार, प्रमोद नामक इतिहास के अनुसार चौरी कर 5 रुपया था। कितना था? 5 रुपया था, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तराधिकार शुल्क। चौरी देख लिया आपने। किसान की कन्या के विवाह के अवसर पर किसान से कौन लेता था? जागीरदार लेता था। ऑप्शन में आ सकता है किसान की कन्या, चौरी था किसान की कन्या के विवाह पर लिया जाने वाला कर, बी राजा के कन्या के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर, डी जागीरदार की कन्या के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर, डी ए बी सी में डी आ जाएगा, भी या आ जाएगा इनको किसान की कन्या के विवाह के अवसर पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला। अब देखते हैं उत्तराधिकार शुल्क। देखो, जागीर होती थी, जागीर वंशानुगत होती थी, मैंने आपको बताया सामंत जागीर में। सामंत की मृत्यु होती थी तो सामान्य सामंत का पुत्र नया सामंत बनता था, तो सामंत की मृत्यु के बाद जो नया सामंत बनता था उसे अपनी गद्दी नशीनी के उपलक्ष्य में या नया जागीरदार बनने के उपलक्ष्य में राजा को जो शुल्क देना होता था उसे उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता था। उससे एक तरीके से उसकी जागीर का नवीनीकरण हो जाता था। अलग अलग रियासतों में इसके अलग अलग नाम थे, ठीक है। देखो लिखता हूं, क्या है ये भाई, तो लिख लेते हैं अपन। विभिन्न रियासतों के शासकों द्वारा ये लिख देता हूं, सब अलग अलग रियासतों में लिए जाते थे। शासकों द्वारा जागीरदार, नया जागीरदार है ना, जागीरदार की गद्दी नशीनी के अवसर पर, के उपलक्ष्य में लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता था? उत्तराधिकार शुल्क कहलाता था। अब देखते हैं अलग अलग रियासतों में इसके अलग अलग नाम थे, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं अपन मारवाड़ में। मारवाड़ में इसे कहा जाता था क्या? पेशकशी। क्या कहा जाता था? पेशकशी, ठीक है। मारवाड़ में सबसे पहले उत्तराधिकार शुल्क का को पेशकशी के रूप में लिया जाता था और जिक्र मिलता है मोटा राजा उदय सिंह के समय पहली बार उत्तराधिकार शुल्क का जिक्र मिलता है। कहा? मारवाड़ में। और कहा जाता है मारवाड़ में ही हुक्मनामा। क्या कहा जाता है? हुक्मनामा। ये नाम दिया अजीत सिंह ने। किसने नाम दिया? अजीत सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे।
आगे बात करते हैं जयपुर में। जयपुर में इसे कहा जाता है नजराना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नजराना। ठीक है। मारवाड़ में एक जगह कई जगह खेत खालसा भी नाम मिलता है, अपने को इतने दो नाम याद रखने ठीक है। मेवाड़ में, मेवाड़ में कहा जाता था तलवार बंधाई। क्या कहा जाता था? तलवार बंधाई। कहीं कहीं दूसरा नाम भी मिलता है केद खालसा। ज्यादा अपने को याद रखना है तलवार बंधाई। ठीक है। आप देखो, सामान्यतः मेवाड़ में जो लागे ली जाती थी, बिजुलिया की बात करें तो जो 84 प्रकार की लागे ली जाती थी, कभी कम कभी ज्यादा भी लागे होती रहती थी, तो ये लागे ली जा रही थी, उनमें से जो बचता था उसी में से जब नया जागीरदार बनता था वो उत्तराधिकार शुल्क मेवाड़ महाराणा को दे देता था। लेकिन 1906 में जब पृथ्वी सिंह नया राव बनता है ऊपरमाल बिजुलिया का, पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई का भार जनता पर डाल देता है, किसानों पर डाल देता है। इस वजह से किसान विरोध करते हैं। ठीक है। बिजोलिया में 1906 में इसका भार यानी तलवार बंधाई का भार, इसका भार किसानों पर डाल दिया गया। किसानों पर डाल दिया गया। किसानों पर डाल दिया गया। ठीक है। रहेगा या इतना ही? ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया चौवरी लाग और उत्तराधिकार शुल्क। लागों के कुछ अन्य प्रकार देखो, जाजम लाग। जाजम कहाँ बिछाते हैं? भूमि पर बिछाते हैं। भूमि याद रखने के लिए बता रहा हूं, है ना। भूमि के विक्रय पर जो कर लिया जाता था वो जाजम लाग। सिंगोटी, सिंग किसके होते हैं भाई? इंसान के तो होते नहीं, ये पशु के होते हैं। तो पशुओं की बिक्री पर या पशुओं के विक्रय पर लिया जाने वाला कर या लाग क्या है? सिंगोटी लाग। आबियाना देखो, हमारे जब वो मशीन आती है हैंडपंप खोदने वाली, और हैंडपंप बोर जब किया जाता है ना, बोर किया जाता है, तो जैसे ही पानी आता है हम क्या कहते हैं? आव आई इस शब्द का उपयोग करते हैं। वही आब से क्या बना? आव से क्या बना? आब बना। और यह पानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पानी से संबंधित। ठीक है। कमठा लाग, दुर्ग की मरम्मत या निर्माण के लिए लिया जाने वाला शुल्क या कर क्या क्या है? कमठा लाग है। सूटाबंदी, ऊंट, किसान के ऊंट पालन पर प्रति ऊंट जो लाग ली जाती थी वो सूटाबंदी है। खर्च, राज्य की सेना के खर्च के नाम पर ली जाने वाली लाग खेड़ खर्च या फौज खर्च कहलाती थी। कागली लाग, विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर प्रति विधवा पुनर्विवाह 1 रुपया लाग ली जाती थी, उसे कागली लाग कहते थे। अलग अलग रियासतों में अलग अलग नाम थे। जयपुर में इसे छली या छेली राशि कहा जाता था। मारवाड़ मेवाड़ में इसे कहा जाता था नाता बराड़। ठीक है, देख लेंगे वो भी अभी हम। हाँ, एक चीज अपना इसमें ध्यान रखना है, उत्तराधिकार शुल्क। एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था वो जैसलमेर है। एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था वह कौन सी रियासत थी? उत्तराधिकार शुल्क यानी जैसलमेर का राजा उत्तराधिकार शुल्क नहीं लेता था। ठीक है, चलो लिख लेते हैं इनको। देखो, जाजम लाग की बात करते हैं। जाजम लाग क्या है? तो भाई भूमि के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग। भूमि के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग। ठीक है। सिंगोटी, पशु
के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग। आबियाना पानी पर कर, पानी पर जो कर लिया जाता था वो क्या है, आबियाना कर वसूला जाता था। कमठा दुर्ग की, दुर्ग महल की मरम्मत या निर्माण हेतु ली जाने वाली लाग, ली जाने वाली लाग। ठीक है, आगे देखते हैं सूटाबंदी। किसान द्वारा ऊंट पाले जाते थे, तो ऊंट पालन पर, ऊंट पालन पर प्रति ऊंट, प्रति ऊंट ली जाने वाली, प्रति ऊंट ली जाने वाली लाग। ठीक है, खेड़ खर्च राज्य की सेना के खर्च के नाम पर ली जाने वाली लाग, इसी को कहा जाता था दूसरा नाम फौज खर्च। फिर से बोल देता हूं जो लिख रहे हैं उनके लिए, राज्य की सेना के खर्च के नाम पर ली जाने वाली लाग क्या कहलाती थी, खेड़ खर्च। खेड़ खर्च को ही कहा जाता था फौज खर्च। राज्य की सेना के खर्च पर के नाम पर ली जाने वाली लाग, इसे फौज खर्च भी कहा जाता था। विधवा पुनर्विवाह पर, किस पर, विधवा पुनर्विवाह पर ली जाने वाली लाग, और प्रति पुनर्विवाह, प्रति पुनर्विवाह, प्रति विधवा पुनर्विवाह कितनी, सामान्यतः 1 रुपया ली जाती थी। इसके अन्य नाम देखते हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम देखते हैं। तो मेवाड़ में क्या है, इसे कहा जाता था नाता बराड़। क्या कहा जाता था, नाता बराड़। ठीक है, इसे कोटा में कहा जाता था नाता कागली। कोटा में क्या कहा जाता था, नाता कागली कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी को बीकानेर में कहा जाता था केवल नाता। बीकानेर में क्या कहा जाता था, केवल नाता। और इसी को कहा जाता था जयपुर में छली या छेली राशि। जयपुर में क्या कहा जाता था, छली या छेली राशि, छेली राशि। कुछ अन्य प्रकार भी है लाग बागों के, कुछ अन्य चीजें लाग बागों के अलावा जो शुल्क वगैरह थे उनको भी देखते हैं हम। देखो कुछ अन्य प्रकार देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं शुल्क या दाना। तो याद रखना है शुल्क या दाना क्या है, ये आयात निर्यात कर है। क्या है, आयात निर्यात कर है। क्या है, आयात निर्यात कर है। शुल्क या दाना क्या है, तो रियासतों द्वारा जो आयात निर्यात कर लिया जाता था उसे शुल्क या दाना कहा जाता था। शुल्क और दाना कहाँ जमा होता था, तो रास्ते में जो चुंगी घर होते थे वहां शुल्क या दाना लिया जाता था। चुंगी घरों के लिए मध्यकालीन राजस्थान में एक शब्द मिलता है, वह है मंडपीका। क्या मिलता है, मंडपीका। परीक्षा में आ सकता है, कभी भी महत्वपूर्ण है। तो आयात निर्यात कर कहाँ लिया जाता था, चुंगी घरों में। कहा लिया जाता था, चुंगी घर। और चुंगी घरों को ही क्या कहा जाता था, मंडपीका। क्या कहा जाता था, मंडपीका कहा जाता था। एक और बात देखते हैं, क्या गड़बड़ हुआ। हाँ, अब देखते हैं अगला। अगला देखते हैं अपन, आयात निर्यात शुल्क दाना हो गया। अब अपन देखेंगे वर्दा फरोसी। क्या देखेंगे, वर्दा, ये वर्दा है। ठीक है, वर्दा फरोसी। वर्दा फरोसी क्या है, तो ये मानव व्यापार है। क्या है वर्दा फरोसी,
वर्दा फरोशी क्या है? मानव व्यापार है। क्या है भाई? लड़के या लड़की के विक्रय पर उसके विक्रय मूल्य का 25% हिस्सा राज्य द्वारा लिया जाता था, वो वर्दा फरोशी कहलाता था। पहले मानव व्यापार होता था और राज्य इस पर टैक्स भी लेता था। वर्तमान में मानव व्यापार नहीं होता है, हालांकि अपवाद स्वरूप अवैध रूप से इसके उदाहरण मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, उदयपुर में 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के शिशु 20-20, 30-30 हजार रुपए में बेचे गए। इतनी हालत खराब है कि 9 महीने पालने के बाद भी इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि उन बच्चों को, उन शिशुओं को बेच रहे हैं लोग, है ना। कहीं कहीं बहुत ज्यादा हालात खराब है आज भी। हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते संवेदनशील होना चाहिए, समझना चाहिए। वर्दा फरोशी क्या है? मानव व्यापार। ठीक है। लड़के लड़की की बिक्री का कितना प्रतिशत? 25% हिस्सा या 1/4 हिस्सा वर्दा फरोशी के रूप में लिया जाता था। आगे देखते हैं बकरा लाग। कौन सी लाग? बकरा लाग। बकरा लाग में क्या होगा? सामान्य बात है, जो जागीरदार है वो प्रति वर्ष प्रति किसान एक बकरा लेता था। बाद में एक बकरे की जगह 2 रुपये लेने का रिवाज चल पड़ा। खाने के लिए जागीरदार ये बकरा लेता था। ठीक है, आगे देखते हैं दस्तूर। एक और शब्द मिलता है, कौन सा? दस्तूर शब्द मिलता है। दस्तूर क्या था? राजस्व कर्मचारियों द्वारा। राजस्व कर्मचारी में कौन? पटवारी, तहसीलदार, चौधरी, पटेल। तो राजस्व कर्मचारियों द्वारा गांवों में किसानों से अवैध रूप से वसूली गई रकम दस्तूर कहलाती थी। गांवों में राजस्व कर्मचारियों, पटवारी, तहसीलदार, पटेल, चौधरियों द्वारा किसानों से वसूली गई अवैध रकम दस्तूर कहलाती थी। ठीक है। तो राजस्व प्रशासन में आज हम भू राजस्व व्यवस्था जो थी उसमें आज हम इतना ही देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें। मैंने इस टफ टॉपिक को बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। इतना आग्रह जरूर करूंगा कि आप अभी ही इसे सब्सक्राइब कर लेवे, अपने बंधुओं बहनों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।